आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले कौन सा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक, किडनी वाला चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे हम, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। उस नाइट्रोजन अपशिष्ट को अगर अमोनियम बदलेगा पहला, फिर क्या बनेगा, यूरिया बनेगा, यूरिया से क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा ना, अगर नाइट्रोजन अपशिष्ट से कहाँ बनना, अमोनिया बनना, तो बनेगा लीवर से। और लीवर से क्या बनेगा, अमोनिया से यूरिया बनेगा, तो कैसे बनेगा, लीवर से। यूरिया से यूरिन बनना तो बनाया किडनी से। अब एनिमल ऐसे ऐसे ही है हमारे पास, देख। अगर कोई, जैसे कि ये है, अगर अमोनिया को निकाल ले अपनी बॉडी से बाहर तो उसको बोलते हैं अम्योनोटेलिक। यूरिया को निकालते हैं यूरोटेलिक। यूरिक एसिड को निकालते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक होगा यूरिया से, अमोनिया से निकलेगा तो अमोनियोटेलिक। एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल क्या है इसका, फिश है, इसका जलीय एम्फीबियन है, और इसका क्या है, जलीय ही इंसेक्ट है। पानी में जो इंसेक्ट काम घूमते फिरो। फिर यूरोटेलिक कहाँ, मेमल्स है, और स्थलीय एम्फीबियन और समुद्री मछलियाँ। यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड होता है एक सेमी सॉलिड बीट जैसा। एग्जाम्पल क्या है, रेप्टाइल्स, बर्ड, इंसेक्ट और लैंड स्नेल। ठीक, यूरिकोटेलिक बोलते हैं। प्रोटोनिफेरिडिया या फिर फ्लैम सेल होती है, उसको वो प्लेटिनमेंथी होते हैं, पैलिनेरिया। रोटीफर्स होता है, एनिलीड्स होता है, कुछ एनिलीड्स होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स होता है, और एम्फियोक्सिस बोल देते हैं उसका एग्जाम्पल। एक एनसीईआरटी के अंदर यहाँ लाइन लिख रखी है क्या, एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं, फिर ग्रीन ग्लैंड, वो पाती है प्रॉन्स के अंदर, है ना। ठीक है, अब हम किडनी को पढ़ेंगे ना। देखिए यहाँ पे किडनी के बारे में यहाँ थोड़ा सा दे रखा है किडनी में। मैं किडनी को थोड़ा सा एनसीईआरटी से बताऊंगा पहले तो। यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। किडनी देखिए यहाँ पे, ये किडनी हमारी। किडनी क्या होती है इधर, ये एक किडनी नीचे को होती है, एक किडनी होती है ऊपर को, ये होती है लीवर के द्वारा। जो हमारी जो लेफ्ट की किडनी होती, राइट की किडनी होती है, वो क्या होती है, थोड़ी नीचे होती है, और लेफ्ट वाली होती है थोड़ी ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इधर पर आता है हमारा लीवर। तो ठीक है, अब ये देख लेते हैं कितने कितने होते हैं। जैसे कि दो किडनी होती है, दो ही यूरेटर होती है ना। ठीक, एक गोल ब्लेड यूरिनरी ब्लेड होता है, एक होता है यूरेथ्रा, याद रखना बस। ठीक है, इसके ऊपर किडनी के ऊपर क्या पाते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये होती है इन्फीरियर वेना क्या वाली, क्या होती है, डोर्सल एओर्टा। ठीक है, एक एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिख रखी है यहाँ पे, क्या, किडनी आर ए रेडिस ब्राउन और बीन शेप। बीन शेप की होती है और रेडिस कलर जैसी होती है ना। अब मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा, जो नोट्स बनाए। तो एडिनल ग्लैंड ऊपर रहती है, ये पाई जाती है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट की साइड में क्या होता है, लीवर होता है, मैंने दिखाया यहाँ पे। किडनी थोड़ी नीचे होती है लेफ्ट वाली, राइट वाली, और लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है ना। ये प्रेजेंट होता है पूरा पूरा हमारे जो किडनी वाला जो पोर्शन होता है, कहाँ पर होता है, लास्ट की जो थोरेसिक होती है, वहाँ से लेकर लास्ट की थोरेसिक से लेके थर्ड लुम्बर तक, थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे तक के बीच बीच में क्या होता है, हमारा किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर हमारे याद रखना, ये याद रखना है ना। बाहर का जो किडनी का जो, पहली बात तो किडनी में दो स्ट्रक्चर होते हैं ना, डबल लेयर होता है एक तरीके से। किडनी का जो लास्ट बाहर की तरीके होती है, जो परत होती है, उसको बोलते हैं रेनल कैप्सूल बोलते हैं। उसके अंदर ये होता है कॉर्टेक्स होता है, और उसके अंदर क्या होता है, मेडुला वाला रीजन होता है ना। ठीक, अब ये मेडुला जो होता है ना, कॉर्टेक्स क्या करता है ना, इस मेडुला के अंदर धस जाता है बीच में ना, उसको बोलते हैं हम क्या, रेनल कॉलम। ठीक, अब ये जो मेडुला होता है ना, मेडुला कुछ कोनिकल मास प्रोड्यूस कर देता है ना बाहर की तरफ को, है ना। ठीक, कोनिकल जैसा है ना, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं उसको, है ना, कोनिकल मास को। ठीक, मेडुलरी ये होता है हमारा पिरामिड्स, बीच में क्या होता है इनके, रीनल कॉलम। ठीक, अब जो ये पेल्विस होती है ना, ये पेल्विस में से ही निकलती है कुछ, क्या, कैलिक्स। पेल्विस वाला पार्ट क्या बनाता है, कैलिक्स वाला बनाता है ना, और जहाँ पे खुलती है सारी सारी कैलिक्स, उसको बोलते हैं पेल्विस। अब इस पेल्विस से ये वाला एरिया, पेल्विस के बाद क्या बनता है, ये बनता है यूरेटर। ठीक, क्या बनता है, यूरेटर, जो यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुँचता है। ठीक है, अब इतना जो एरिया होता है इसका नोच बोलते हैं इसको, नोच। इसको बोलते हैं हाइलम, या फिर कौन क्या होती है, या को केव की जैसी। ठीक है, इसमें रेनल आर्टरी, रेनल वैन तो आई आएगी भाई। ठीक है ना। अब इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर।
जो इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, और जो मोटाई होती है 203 सेंटीमीटर होती है, और जो वजन होता है इसका 120 से लेकर 170 ग्राम होता है। ठीक है, अब याद रखना, देख पेल्विस क्या बनाता है, कैलेक्स, कैलेक्स से क्या बनती है, मेडुला, कैलेक्स के बाद क्या आता है फिर मेडुला, तो मेडुला में क्या बनती है, मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स, या फिर कॉर्टेक्स आता है ना, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स थोड़ा सा उन मेडुलरी पिरामिड के बीच में चले गया था ना हल्का सा, तो उसको बोल देते हैं हम क्या, रीनल कॉलम्स, या फिर इसी को रीनल जो कॉलम्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, कॉलम्स ऑफ ब्रेथनी। अब थोड़ा सी इसमें देख लेते हैं किडनी वाला जो नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर है, जो नेफ्रॉन होती है ना हमारी, देख हमारा जो नेफ्रॉन होती है, हम पढ़ रहे हैं हम नेफ्रॉन, नेफ्रॉन 1 मिलियन होती है, नहीं 1 मिलियन होती है ना, ठीक 10 लाख के आसपास 1 मिलियन होती है। ठीक है, अब एक किडनी के अंदर तो 2 किडनी में कितनी रहेगी, 20 लाख। तो जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ग्लोमेरुलस कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे ये होता है इफरेंट, जो आया ना ब्लड वो होता है इफरेंट, और जहाँ से ब्लड ये निकल कर भाग गया उसको बोलते हैं इफरेंट। ठीक है, जो इफरेंट वाला पार्ट है वो बनाता है वासा रेक्टा, और जो यहाँ पे जो एफरेंट बनाता है उसको बोलते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस बन गया, उसके बाद ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। अब रीनल ट्यूब्यूल्स होती है क्या पूरी की पूरी, जिसके अंदर क्या आता है, वुमन कैप्सूल भी आता है उसके अंदर। अब ये थोड़ा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पीसीटी, यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ से जो सीधा सीधा पार्ट हो उसको बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे को आ रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग, और जो ऊपर को जा रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग। और है क्या पूरा का पूरा ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, डिसेंडिंग फिर असेंडिंग, आगे बढ़ते चलो है ना। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्या बनता है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक, अब ये कहाँ खुलता है जाएगा, ये खुलता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट में, समझ में आएगा ना। दोबारा से बताता हूँ, एफ्रेंट, ई फ्रेंट ने क्या बनाया, वासा रेक्टा। ठीक, अब ये रीनल ट्यूब्यूल्स है ना, 2 पार्ट में डिवाइड था ना, तो रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या बन गया, कैप्सूल, वुमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेले का डिसेंडिंग असेंडिंग, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब यहाँ देख ले एक बार, तो ये एफ्रेंट ई फ्रेंट से क्या बना, वासा रेक्टा, यहाँ पे वुमेन कैप्सूल है, ये थोड़ा घुमावा पार्ट क्या है पीसीटी, ये क्या हमारा डीएलएच, मतलब कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे खुलते हैं कहाँ जाके, ये खुलते हैं हमारे क्या, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कहाँ खुलते हैं जाके, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये जाके खुल जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कलेक्टिंग डक्ट में, अब एक थोड़ा सा यहाँ मैं सही से बता दूँ, मैक्सिमम जो पार्ट होता है ना ये कॉर्टेक्स के अंदर होता है, जैसे कि वुमेन कैप्सूल भी वहीं रहेगा, पीसीटी भी उधर ही रहेगा ऊपर ही, डीसीटी भी ऊपर ही रहेगा है ना ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स वाले रीजन में रहता है। ठीक है, और जो मेडुला में आता है ना, तो लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये डक्ट ऑफ ब्लेनी, पेल्विस वगैरह, ये पिरामिड पिरामिड मेडुला के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन कैप्सूल, यानी ग्लोमेरुलस ये वाला एरिया और वुमेन कैप्सूल ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेल पिगहैन बॉडीज। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। अब इनका रास्ता क्या है, ब्लड को बॉडी से बाहर निकालना मेरे को तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस था, यहाँ पे क्या था वुमेन कैप्सूल था, फिर क्या था पीसीटी, फिर क्या था लूपोफेल्ले, लूपोफेल्ले के बाद क्या होगा डीसीटी, फिर क्या था कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट के बाद क्या था डक्ट ऑफ ब्लेनी, और डक्ट ऑफ ब्लेनी के बाद क्या होता है पिरामिड, क्या होता है पिरामिड। फिर पिरामिड्स कहाँ खुलते थे, कैलेक्स में, कैलेक्स कहाँ खुलता था पेल्विस के अंदर, पेल्विस कहाँ खुल रहा था यूरिटर के अंदर, यूरिटर कहाँ खुल रहा था यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ चला गया था यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से कहाँ गया बॉडी से हमारे ब्लड, लेकिन मतलब यूरिन कहाँ चला गया बाहर निकल गया। ठीक है, वासा रेक्टा ने क्या काम करा, ये ईफ्रेंट यानी ऊपर से आ रही ईफ्रेंट आर्टियोल बनाई, और क्या बनाई ये कैपलरी बना लेती है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन 2 तरीके की होती है, एक तो होती है कॉर्टिकल, एक होती है जस्टा ग्लोमेरुलर
अपरेटस वाली, ठीक है। जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस का मतलब देख यहाँ पे ना दोनों चीज़ को जो अलग अलग किया गया वो किसके द्वारा किया गया, लूप ऑफ हेनले के द्वारा। अगर लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स के अंदर ज़्यादा तो उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोल देंगे। अगर लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर ज़्यादा, इसके मेडुला के अंदर अगर ज़्यादा है तो उसे क्या बोल देंगे, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल देंगे, ठीक है। यानी लूप ऑफ हेनले जब छोटी होती है या फिर कम होती है कहाँ सी, मेडुला में, तो क्या बोलते हैं उसके, कॉर्टिकल। वासा रेक्टा क्या होगी, कम होगी, बहुत ही कम रहेगी, है ना उस टाइम। अब जस्टा मेडुलरी जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो नेफ्रॉन होती है वो क्या होती है, 15% लोगों में ही पाई जाती है। लूप ऑफ हेनले क्या होती है, लॉन्ग होती है, मेडुला के डीप तक पहुंच जाती है। वासा रेक्टा भी होगी वहाँ पे, ठीक है। अब जो मेल पीहन बॉडीज थी उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। तो उसमें क्या था, एक तो क्या था हमारा ग्लोमेरुलस था, दूसरा क्या था हमारे यहाँ पास, उसमें वेमुन कैप्सूल था। अब यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो मतलब कि आगे जाके हमारे काम आएंगे बहुत ज़्यादा ना। देख इस जो ये क्या होता है हमारा, ये वाला एरिया ग्लोमेरुलस वाला एरिया होता है ऊपर का ना। ये देख यहाँ पे ना मैकुला डेंसा वर्ड सुनेगी बार बार। तो जो DCT रीजन होता है ना उसके अंदर पाई जाती है मैकुला डेंसा। ये क्या है हमारे यहाँ से, ये हमारे यहाँ एफ्रेंट, और ये क्या हमारे इधर से कहाँ भागी है, ये हमारी है ईफ्रेंट, ठीक है। एफ्रेंट आई तो एफ्रेंट के जो मैकुला डेंसा होता है ना इसके आसपास इर्द गिर्द छोटी छोटी सी क्या पाई जाती है हमारी, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल पाई जाती है और इंट्रा ग्लोमेरुलर सेल भी पाई जाती है ना। तो उनको ये होते हैं मिसेंजियम मिसेंजियम सेल, इसको मिसेंजियम सेल बोलते हैं। यानी कि अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या पाई जाती है, मिसेंजियम सेल बोलते हैं ना। कुछ और सेल पाई जाती है उसको बोलते हैं ग्रेनुलर सेल बोल देते हैं ना। याद रख लेना, ठीक रहेगा, इसको याद रख लेना। मैसेंजियन सेल भी होती है इसके अंदर, ग्रेनुलर सेल भी होती है इसके अंदर, मैकुलर डेंसा सेल भी होती है इसके अंदर, है ना। और फिर इसके बाद क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस, ये कैप्सूल है यहाँ पे, ग्लोमेरुलस वोमन कैप्सूल बोल देते हैं इसको। तो वोमन कैप्सूल से अंदर की साइड में यहाँ पे क्या पाई है, एंडोथीलियम, ठीक, एंडोथीलियम सेल यहाँ पे पाई जाती है। जो है ब्लू से कलर की दिख रही थोड़ी एक लाइन, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल देते हैं। फिर इसके बाद क्या होती है अंदर की साइड में, ये अंदर की साइड में क्या पाई जाती है यहाँ पे, विसरल लेयर। इन विसरल लेयर के अंदर ही पाई जाती है पोडोसाइट सेल। इन पोडोसाइट सेल के बीच में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर। इन पोडोसाइट को क्या बोलते हैं, फूट सेल, ठीक। ये हमारा क्या वोमन कैप्सूल था। आगे चलते हैं, समझ में आया ना पूरा, क्या समझ में आया इसके। पहले क्या आती है, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के बीच में छेद होंगे तो उनको बोलेंगे फेनिस्ट्रा। एंडोथीलियम के बाद ये एक लेयर यहाँ पे उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर की साइड में कौन सी होती है, विसरल लेयर होती है। उसके अंदर पाई जाती है हमारी पोडोसाइट या फिर फुट सेल। उसके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र। अब ब्लड, जो ब्लड होगा ना यहाँ छना पहले, और यहाँ से छनने के बाद यहाँ पे पहुँच गया और ब्लड आ गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसी के अंदर यहाँ पाई जाती है एल्बुमिन, यहाँ में इसी के अंदर मैंने बता दिया उसको, है ना। नहीं अब बताऊँगा आगे। अब देख हम देख लेते हैं कि इस पूरे ट्यूब्यूल्स में, माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है या इसके अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सेल पाई जाती है ना। तो जो वोमन कैप्सूल था ऊपर का उसमें क्या पाई जाती है, पोडोसाइट, ठीक है। PCT हो, DCT हो, लूप ऑफ हेनले हो या कलेक्टिंग डक्ट हो, इन तीनों के तीनों में ही, नहीं चारों में ही क्यूबोइडल क्यूब जैसी स्ट्रक्चर एपिथेलियम सेल पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो PCT होता है उस PCT के अंदर क्या पाई जाती है, कुछ ब्रूस लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रूस बॉर्डर की तरह। उसमें माइक्रोविलाई होती है, ऐसी होती है माइक्रोविलाई, बहुत पतली पतली सी ऐसी सेल होगी, क्यूब के जैसी होगी पहली बात तो यार, ऐसी सेल, और उसमें से विलाई निकलेगा, ठीक है। वो कहाँ पाई जाती है, PCT के अंदर। NCERT के अंदर यही डाटा लिख रखा है, ठीक है। अब दाब कैसा होता है इसके अंदर, रीनल प्रेशर कैसा होता है ना। तो रीनल प्रेशर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ई फ्रेंड से ब्लड आया, जिस टाइम ये ब्लड यहाँ पे यहाँ से आ गया अंदर, इसमें अंदर आके गिरने लगा इसके अंदर, उसको बोल देते हैं हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वो होता है 60 mmHg। पीछे से पूरा का पूरा 100 प्रेशर आ रहा, कितना आ रहा, यानी 100 mmHg आ रहा पूरा का पूरा। अब इस 100 mmHg में से क्या हुआ,
टोटल कितना आया 100 mmHg। लेकिन कुछ ब्लड का कुछ जब यहाँ पे ब्लड गिरा ग्लोमेरुलस के अंदर तो थोड़ा कोलोइड हो गया ना, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रेशर क्या होगा डिवाइड होगा ना यहाँ पे आके, क्योंकि एरिया बढ़ गया यहाँ से तो प्रेशर कम हो जाएगा अपना आप ही, तो इन अंदर आ गया यहाँ से। ठीक है, उसको बोल देते हैं हम क्या, हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है 60 mmHg। ठीक, अब इसके अंदर मैंने क्या बताया था कि हाँ जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर क्या होती है, एल्बुमिन प्रोटीन होती है। और एल्बुमिन प्रोटीन जब वहाँ पे ब्लड आके गिरने लगा काफ़ी सारा हो गया तो गाढ़ा होगा ब्लड, तो थोड़ा कोलोइड हो गया, बन गया हुआ ना। तो एल्बुमिन क्या करती थी, ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करती थी ना, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा किसका, ग्लोमेरुलस का, है ना। तो ये होता है अपोजिट लग रहा है ना, इसके अपोज कर रहा है इसको, यहाँ पे ये कौन सा आ रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और लेकिन ग्रीन वाला क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। ठीक, अपोज कितना कर रहा है, सर -32 mmHg ब्लड ये प्रेशर होता है। फिर कैप्सूलर प्रेशर होता है, जो हमारा जो कैप्सूल वोमेन कैप्सूल बनना है इसकी जो सेल होती है ये प्रेशर लगाते हैं इसमें, हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर ऑफ कैप्सूल ये होता है -18 mmHg। ठीक, अब नेट निकाल दो, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, टोटल फिल्ट्रेट प्रेशर कितना है, टोटल कितना आया था उधर से 60, अपोज कितने करने वाले थे 2, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये दोनों माइनस कर दो इसमें 60 में से, तो कितना माइनस कितना आएगा, तो 10 mmHg आएगा ना। तो NFP यानी नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, टोटल फिल्ट्रेट प्रेशर कितना आया, 10 mmHg। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या है, GFR, है ना, GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई बात। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ना वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, यानी 125 ml पर मिनट। अगर दिनों पूछे पूरे तो कितना हो जाएगा, 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे क्या करते हैं हम, हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, यानी हमारी जो किडनी होती है ना इतने बार इतना ब्लड फिल्टर करती है डेली, फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, 1 मिनट की जगह 125 नहीं ml पर मिनट करती है, इतना फिल्ट्रेट करती है। GFR क्या मतलब, कितना फिल्ट्रेट हुआ हमारी बॉडी से, मतलब किडनी के द्वारा कितना ब्लड फिल्टर हो गया, वो कितना करती है, वो 1 मिनट के अंदर 125 ml, और दिन में 180 लीटर, यानी ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है ना। अब हम यूरिन फॉर्मेशन करेंगे, है ना, हमें क्या करना है यहाँ पे, यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा यहाँ पे पहले बताऊँगा मैं, थोड़ा लैंग्वेज के द्वारा, है ना, फिर डायग्रामेटिक तरीके से समझेंगे इसको पूरा पूरा। यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा, इसको FRS तो याद रखना है ना, FRS जैसे कि GFR, तो इसको FRS तरह याद रखना। ठीक है ना, तो F का मतलब होता है फिल्टर, पहला ब्लड मतलब पहला फिल्टर होगा, फिल्टर हो गया, फिर रीअब्जॉर्प्शन होगा उसका, फिर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, पहले फिल्टर होगा फिर क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ना। ठीक, उसके बाद सिक्रेशन, यानी फिर हमारी यूरिन बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो फिल्टर किसके द्वारा होगा, ग्लोमेरुलर फिल्टर होगा, यानी जो वोमन कैप्सूल था ना उसके द्वारा फिल्टर होगा। तो कितना फिल्टर होता है, ये होता है भाई 1100 से लेकर 1200 ml पर मिनट, 1100 से 1200 ml पर मिनट, या फिर मतलब कि एक तुलना की गई किससे, हार्ट से, क्योंकि हमारे हार्ट से क्या होता है ना, ब्लड वेंट्रिकल या फिर एट्रियम से वेंट्रिकल मतलब कि ब्लड फिल्टर होता है ना, तो ये यही कह रहा है कि, या फिर इसको बोल सकते हैं हम 1/5 भाग ब्लड का, 1/5 भाग जो कि है ब्लड का, है ना, 1/5 भाग ब्लड का जो कि प्रत्येक वेंट्रिकल से मतलब कि फिल्टर होता है इतना ब्लड, मतलब कि वो पंपिंग करता है ना। ठीक, तो इतना ही उसकी हम तुलना कर रहे हैं ना कि कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमारा जो DCT होता है कितना, जो हमारा DCT था और जो एफरेंट आर्टियोल था, DCT और एफरेंट आर्टियोल के अंदर क्या पाई जाती है, जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता है, उनके उन दोनों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इन दोनों एरिया के लिए। ठीक है, अगर मान लो कि हमारा GFR कम हो गया, यानी फिल्टर हो नहीं रहा ब्लड, तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो GFR हमारा कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा,
हमारे जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस ये कहाँ से होता है, ये होता है हमारा डीसीटी और एफरेंट आर्टोर के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा ना, तो जीएफआर हमारा कम हो गया, फिल्टर नहीं हो रहा, तो जीजे मतलब कि जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस था उसके अंदर होती है जीजे सेल, वो सक्रिय हो जाएगा एकदम कि क्या हुआ, जीएफआर कम हो गया, ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा, फिल्टर नहीं हो रहा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा भाई। तो ये एकदम एक्टिव हो जाए बहुत तेज़ी से, यह क्या बनाएगी, रिलीज करेगी रेनिन, RENIN, रेनिन। तो रेनिन क्या काम करेगी, हमारे जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दिख जाएगा, जो ग्लोमेरुलर ब्लड होगा उसको बढ़ा देगी, फिल्टर कर देगी भाई, फिल्टर होगा फटाफट, दिक्कत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उससे क्या होगा फिर हमारा जीएफआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जीएफआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यूरिन हम मतलब कि कितना यूरिन हम मतलब कि डेली बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, 105 लीटर बाहर निकाल देते हैं। यूरिन का पीएच कितना होता है, 6 होता है ना। दो प्लाज्मा प्रोटीन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती, प्लाज्मा प्रोटीन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती, ठीक है ना। अब इसको मैं ना देख, रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है, 99% हमारी बॉडी से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना, केवल और केवल पानी उसके अंदर ना मतलब कि जो हमारा जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, मूत होता है मतलब, उससे मैक्सिमम क्या निकलता है, उसमें से केवल 1% ही बाहर निकलता है, उसमें मैक्सिमम वाटर होता है। कुछ रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से होते हैं, एक्टिव होते हैं, कुछ रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, पैसिव, यानी इसमें कोई एनर्जी नहीं लगने की, रीअब्जॉर्ब होगा जब, आगे बताऊंगा अभी 1 मिनट। तो एक्टिव कौन कौन से होते हैं याद रखना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन, ये क्या होते हैं, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं ना बॉडी में। पैसिवली कौन होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ना। अब देखते हैं सिक्रेशन तो बाहर निकलेगा, वो तो मोती है ना। अब ये क्या होता है हमारा इफरेंट आर्टिकल, ये क्या था हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक। और ये क्या हमारा डीसीटी, देख कितना अच्छा समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। इफरेंट आर्टिकल और डीसीटी, इन दोनों के अंदर क्या होता है, इनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बोलते हैं इसको, है ना। इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है ना। अब ये हमारा जीएफआर जो था वो कम हो गया, जीएफआर क्या हुआ, कम, जीएफआर क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया, मतलब फिल्टर नहीं हो रहा। तो क्या होगा, जीजे सेल क्या होगी, जो जीजे सेल होगी वो एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव होगी तो रेनिन को रिलीज करेगी, और रेनिन क्या करेगा, इस ग्लोमेरुलस के ऊपर काम करेगा। चल भाई फटाफट जल्दी जल्दी, ग्लोमेरुलर जो जीएफआर है उसको बढ़ा दे, तो बढ़ गया। तो यही बात मैंने पिछली बार की है ना। अब डीसीटी या फिर पीसीटी या फिर कलेक्टिंग डक्ट, ये तीनों के तीनों चाहिए भाई, डीसीटी, पीसीटी, ये वाला पीसीटी होता है, ये वाला, ये क्या होता है मुड़ा हुआ पार्ट थोड़ा, पीसीटी होता है। और इधर क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट, यानी सीटी लिख दूँ मैं। इन तीनों का जो काम है ना, ये तीनों का, ये पीएच को बनाए रखते हैं, और सोडियम पोटेशियम बैलेंस, यानी सोडियम का और पोटेशियम का बैलेंस किस तरह करना बॉडी के अंदर, उसको बनाए रखने का काम करते हैं, जिससे कि ब्लड के अंदर इनकी संतुलन रहो बॉडी के अंदर, है ना। तो किस किस का काम होता है, पीसीटी, डीसीटी और सीटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ना। अब रीअब्जॉर्प्शन कैसा होगा, देख भाई, हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, ये वोमन कैप्सूल होता है, इस वोमन कैप्सूल से कौन कौन से मतलब कि कौन क्या क्या मतलब कि बॉडी से बाहर निकलने वाला है। अब वही देखेंगे पहले तो, क्या क्या बाहर निकल जाता है बॉडी से, पहले ड्रग्स निकल जाती है, वाटर निकलता है, सोडियम क्लोराइड निकल जाती है, कार्बोनेट आयन निकल जाता है, सोडियम आयन निकलता है, यूरिया, अमीनो एसिड, ये सभी के सभी क्या होता है हमारी बॉडी से इस वोमन कैप्सूल से बाहर निकलते हैं ना, ग्लोमेरुलस के द्वारा, ऐसा। चलो भाई बाहर निकला है ना। अब मैंने यहाँ पे 2 कलर का उपयोग किया गया बहुत ज़्यादा ना, एक तो ग्रीन कलर और एक रेड कलर। तो जहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा, ठीक है, तो जो ग्रीन है ना वो है एक तरीके से हमारा पैसिव एक तरीके से ना, और जो हमारा रेड कलर है वो क्या है, एक्टिव, यानी एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, सॉरी उल्टा हो गया,
ये जो ग्रीन कलर है वो क्या है, वो है पैसिव। ग्रीन कलर क्या है, पैसिव। और जो रेड कलर है वो क्या है, एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका, है ना। ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो जो पीसीटी वाला एरिया होता है ना, इसमें पीसीटी वाला एरिया है ना, पीसीटी वाले एरिया में देख लो, देख इसमें एक वर्ड बोले जाएगा रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि देख ये तो हमारा क्या है ना, ये हमारा पीसीटी है, ये हमारा पीसीटी, ये हमारा क्या लूप ऑफ हेल है, ये क्या हमारा डीसीटी है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट है। लेकिन इधर में लिख रहा ना यहाँ पे कोर्टेक्स, नीचे क्या लिख रहा है, मैं मेडुला। इधर क्या लिख रहा है मैंने, कोर्टेक्स। इधर क्या लिख रहा है, मेडुला। तो ये तो है ना कुछ, ये अलग है बिल्कुल ये शरीर के अंदर, और ये कोर्टेक्स और मेडुला क्या अलग है बिल्कुल। तो जो ये एक्टिवली और जो पैसिवली जो हमारी बॉडी के अंदर फिर दोबारा आ रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहे हैं, कोर्टेक्स के अंदर जा रहे हैं, कुछ कहाँ जा रहे हैं, मेडुला के अंदर जा रहे हैं। ये थोड़ा समझने की बात है। तो जो ग्रीन कलर से दिख रहे में है पैसिव, जो रेड कलर वाले ये क्या है, एक्टिव वाले है। ठीक है। अब देख यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं कहाँ पे बनते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं इसको, है ना। देख ये कोर्टेक्स ऊपर का, ये क्या है, मेडुला। कार्बोनेट आयन बॉडी में वापस आ रहा, सो मतलब कि ये सोडियम क्लोराइड भी वापस आ रहा, जल है वो भी वापस आ रहा, पोटेशियम है वो भी वापस आ रहा, न्यूट्रिएंट्स वे भी वापस आ रहे हैं। लेकिन हमारे इस पीसीटी के अंदर कौन जा रहा, बाहर कौन निकल रहा बॉडी से हमारी, सोडियम आयन। कौन सा, सोडियम बाहर निकल रहा। तो और अमोनिया भी क्या निकल रहा हमारी बॉडी से बाहर, यानी ठीक हमारी इसके लूप जो हमारी है ना पीसीटी, उसके अंदर आ रहा है ना। ठीक आ गया। उसके बाद हमारा ये है क्या, लूप ऑफ हेनले। क्या ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लूप है ये वाला, पतले वाला। तो जो पतले वाला होता है ना, केवल और केवल किसके लिए परमेबल होता है, किस चीज़ को ही बाहर निकालता है, जल। ओनली और ओनली किसके लिए, जल। अब जल तो गया बाहर, जल क्या हो गया बाहर। जब जल बाहर हो गया तो अंदर क्या, अंदर कैसी कंसंट्रेशन बढ़नी होगी, यानी सांद्र ज़्यादा हो गया होगा ना अंदर, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं उसको, हाइपरटोनिक कंडीशन एक तरीके से। हाइपरटोनिक यानी बॉडी के अंदर क्या है, केवल और केवल अब जितना भी है ना वो सांद्रित बच गया अंदर, जल तो बाहर निकल लिया भाई पूरा सारा। अब नीचे से ऊपर जाते हैं जब, है ना, तो ये इधर का जो एरिया होता है, यानी जो असेंडिंग वाला होता है, असेंडिंग लिप्स होती है, उसमें से वो किसके लिए परमेबल होता है, केवल और केवल हमारे जो सोडियम आयन हो गया, यानी आयन के लिए, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, चाहे सोडियम पोटेशियम या फिर क्लोराइड आयन हो, ये सारे सारे क्या निकलते हैं बाहर, सोडियम बाहर निकल गया। ठीक है। तो बचा क्या अब बॉडी के अंदर, पानी। यानी एक तरीके से सब तो बाहर ही निकल गया, बचा गया इसमें, तो पानी बच गया उसके अंदर। ठीक है। तो ये क्या लिख रखे हैं यहाँ पे, देख थोड़ा इधर मैंने गलत लिख रखा है शायद। तो यहाँ पे क्या देख, इस इधर यहाँ पे वाटर बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगी कंडीशन, आइसोटोनिक। और इसमें क्या होगा, इधर क्या हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है, हाइपरटोनिक। ठीक है। तो ये बाहर निकल गया। और यहाँ पे देख, इधर यहाँ सोडियम बाहर जा रहा था, मतलब कि इसमें जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स थी उसके अंदर जा रहा था, इधर भी सोडियम अंदर ही जा रहा, इधर भी अंदर। अमोनिया इधर क्या आ रहा था, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रहा था पीसीटी के। लेकिन इधर क्या होता है, इधर कुछ नहीं है इसका, इधर क्या है, पोटेशियम है ना, पोटेशियम बाहर बाहर जा निकल रहा है ना। इधर देख, इधर तो ये वापस कोर्टेक्स के अंदर आ रहा था, इधर कहाँ जा रहा है, कोर्टेक्स में से कहाँ जा रहा है, किसके, डीसीटी में जा रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट बाहर, ये इधर भी बाहर ही निकल रहा था, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही कोर्टेक्स के अंदर ही आ रहा था। और यहाँ पे भी क्या है, बाहर ही आ रहा, मतलब कोर्टेक्स के अंदर ही जा रहा है ना। अब इसके बाद क्या होता है, ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है ना, ब्लड। तो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट में से जो सोडियम होता है, सोडियम भी क्या निकलता है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है पैसिवली, एक तरीके से कोई एनर्जी नहीं लगती। ठीक। लेकिन जो यूरिया होता है ना, यूरिया एक्टिवली निकलता है, और वाटर भी क्या निकलता है यहाँ पर,
यहाँ पे हमारी मतलब कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये क्या हमारी सीटी यानी कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकलता है वापस हमारे मेडुला में आता है ना। और जो ये मेडुला में आके क्या करता है, इसको ये मैक्सिमम कहा जाता है मेडुला में से कहा जाता है यूरिया हमारी जो असेंडिंग लिप्स होती है ना उसके अंदर जाता है ना। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहा जाता है असेंडिंग लिप्स के अंदर हमारे चल जाता है। ठीक है, तो क्या क्या था, जो पीसीटी थी, जो पीसीटी थी उसमें से क्या निकल लेते हैं, ये देख ये ग्रीन वाले ये हैं क्या, हाँ हमारे पैसिव, इनमें कोई एनर्जी नहीं निकल ली। ठीक है, लेकिन रेड वाले क्या है हमारे एक्टिव, जिनके अंदर एनर्जी देनी पड़ रही है इनको। ठीक है, अब गलत होगा फिर, सॉरी यार, ये ना ग्रीन वाले क्या है, जो ग्रीन वाले कैसे है, जो जो ग्रीन वाले हैं वह है कलर वाले, वह है एक्टिव, क्या है एक्टिव है ये। और जो हमारे जो रेड वाले हैं, जो रेड कलर के हैं वह क्या है हमारे पैसिव, क्या है पैसिव। और एक्टिव क्या है ये ग्रीन कलर वाले। ठीक है, समझ गए ना भाई। ये ध्यान रखना कि ये वाटर के लिए परमेबल होता है, ये जो आयन होते हैं उनके लिए परमेबल होता है। ठीक है, अब कहाँ पहुँच गया ब्लड, इधर। अब इसमें एक मैकेनिज्म पढ़ाते हैं, क्या, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म था क्या भाई, देख काउंटर करंट मैकेनिज्म है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। देख इसमें समझ लो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। काउंटर करंट मैकेनिज्म ना देख, जैसे कि पहली बात तो यह क्या है, देख ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का इम्पोर्टेंट बात है, कॉर्टेक्स ऊपर रहता है, देख पीसीटी और डीसीटी ऊपर है, बचा क्या लूप ऑफ हेल है, नीचे क्या बचा लूप ऑफ हेल है। लूप ऑफ हेल है कलेक्टिंग डक्ट और ये वासा रेक्टा, इन तीन के बीच में काम चलता है पूरा। क्या होगा, कॉर्टेक्स ऊपर है, नीचे क्या है ऊपर की साइड में क्या है आउटर, यानी कॉर्टेक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो आउटर कॉर्टेक्स और एक क्या है इनर कॉर्टेक्स। इसका प्रेशर पूछता है, जो आउटर कॉर्टेक्स का जो लास्ट की जो इसकी यहाँ से स्टार्टिंग है ना, तो होता है 2 से या फिर 300 300 इसका ना मिली ओस्मो, देख यहाँ पे लिख रखी इसकी यूनिट का जो नाम होता है ओस्मो, ओस्मो मोलिक्यूल पर लीटर है ना। तो ये 300 से 300 से कहाँ तक होता है 1200, लास्ट में क्या होता है इनर मेडुला में क्या होता है 1200 OMOS मोल पर लीटर। ठीक है, अब क्या होता है जो आउटर मेडुला होता है इसमें मैक्सिमम इसमें एक्सचेंज होता है ना। क्या क्या होता है देख, सोडियम देख यहाँ निकलना सोडियम क्लोराइड। देख अगर वासा रेक्टाई क्या आ गई, जैसे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या असेंडिंग है, ये हमारी क्या डिसेंडिंग वाली है, ये क्या असेंडिंग है, तो वासा रेक्टा की अपोजिट होगी, यानी ये जो अगर ये हमारी किसकी है डिसेंडिंग है, ये हमारी क्या असेंडिंग, सॉरी ये क्या है हमारी असेंडिंग, ये क्या हमारी डिसेंडिंग, ये क्या हमारा डिसेंडिंग वाला पार्ट, ये क्या हमारा असेंडिंग वाला पार्ट। तो वासा रेक्टा का अपोजिट होगा, वासा रेक्टा क्या होगा अपोजिट। ठीक है, उसका डिसेंडिंग वाले के साथ असेंडिंग होगा, असेंडिंग वाले के साथ डिसेंडिंग होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क ये है कि मेडुला वाले पार्ट में आउटर मेडुला वाले नहीं, जो ऊपरी मेडुला होता है उसके जो पार्ट में क्या होता है मैक्सिमम एक्सचेंज होता है। ठीक है, और जो हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसको कौन किस में चले जाता है, ये हमारे चले जाता है इसमें जो हमारे लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, और वाटर का एक्सचेंज होता है। तो इम्पोर्टेंट समझ में ही बात है। प्रेशर मेरे को यहाँ तेरे को प्रेशर बताना था केवल कितना है, ये इतना होता है ml। ठीक है इतना। अब क्या होता है देख, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या, यूरिन का कंसंट्रेटेड यानी सांद्रित यानी गाढ़ा मेडुलरी यानी यूरिन का बाहर मतलब कि इतना कंसंट्रेटेड हो जाना एक तरीके से ना। अभी किस तरीके किसके द्वारा हो सकता है, लूप ऑफ हेनले के द्वारा या फिर वासा रेक्टा के द्वारा, दो चीज़ तो होगी इसमें ना। तो दो होती है लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग और डिसेंडिंग बता देता भी, और दो ही वासा रेक्टा हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है,
और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट ने, तीनों को मैंने अलग अलग करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, ठीक है। अब जो काउंटर मैकेनिज्म चलता है ना, वो सोडियम क्लोराइड और यूरिया के आदान प्रदान से ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी लूप ऑफ फैलने वाला पार्टी वाला इतना, है ना। अब लूप ऑफ फैलने में क्या होगा, ये होगा हमारा आउटर वाला, यानी ऊपर के साइड का ना, आउटर यानी असेंडिंग वाला पार्ट, और आउटर कोर्टेक्स हो गया ना, आउटर मेडुला, ठीक है। अब ये असेंडिंग लूप है, असेंडिंग लूप से क्या होगा, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आया। जो हमारा डिसेंडिंग क्या हवासा रेक्टा उसके अंदर ही गया, ओके। अब यहाँ कलेक्टिंग डक्ट था, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया आया, और यूरिया कहाँ गया, हमारी असेंडिंग में गया यूरिया, ठीक है। समझ में आएगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में होता है हमारा इनर मेडुला। इनर मेडुला से क्या होता है, जिससे कि H2O जल आसानी से बाहर चला जाता है, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से बाहर चल जाता है। यूरिन, अब ये यूरिन बाहर निकल गया, ठीक, काउंटर करंट में हुआ और यूरिन कहाँ निकल रहा, बाहर। लेकिन यूरिन ना हमारा जिस टाइम हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा था, जो फिल्टर हुआ उससे कम 4 गुना सांद्रित यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। जितना हमारा ब्लड फिल्टरेट होता है ना, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, जो उसकी जो सांद्रता होती है, जो उसका जो गाढ़ापन होता है ना, वो क्या होता है, वो कम होता है। लेकिन जो हमारा यूरिन से निकलता है बाहर, उसका क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा सांद्रित होता है ना। तो कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स, ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई बिल्कुल, है ना। वो कितना होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन के हम रेगुलेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है ये बात, है ना। तो क्या होता है, इसके अंदर होता है एक ओस्मो रिसेप्टर। थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना कि क्या क्या चल रहा है। अब ये पूरा पूरा है, पूरा चैप्टर यहाँ से लिंक होने वाला है ना। ओस्मो रिसेप्टर, ओस्मो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये सक्रिय करता है ब्लड वॉल्यूम चेंज, यानी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम चेंज जब होगा ना, उसको सक्रिय कर देता है, कि मतलब कि भाई सही कर लो सब कुछ बॉडी के अंदर। या फिर बॉडी तरल आयतन, यानी हमारी बॉडी का जो फ्लूइड जो वॉल्यूम है उसको, और आयन की जो सांद्रता उसको भी मेंटेन करने का काम किसका होता है, उसको भी ओस्मो रिसेप्टर का होता है। अब ये काम कैसा करता है, ये देख, अगर ओस्मो रिसेप्टर काम, अगर हमारी बॉडी से ज़्यादा नुकसान हो जाता है तरल का, तरल पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारा ब्लड लॉस ज़्यादा हो जा, या हमारी बॉडी से कुछ मतलब कि कुछ बॉडी का जो तरल पार्ट है बाहर निकल जा, या फिर आयन की जो सांद्रता उस वह कम हो जा, तो तब क्या होगा बॉडी के अंदर, है ना। तो ओस्मो रिसेप्टर क्या काम करता है, इन चीज़ों को मेंटेन करने का काम कर देता है ना। अगर ये कम होगी, अगर ये मतलब इनमें नुकसान हो गया, तो क्या होगा, ये ओस्मो रिसेप्टर हो जाएगा सक्रिय, बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, होगा ओस्मो रिसेप्टर एक्टिव। अब ये वो ओस्मो रिसेप्टर जब एक्टिव होगा तो किसके पास जाएगा, सिग्नल किसके पास भेज जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास भेज जाएगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा ना, वो क्या रिलीज करेगा, ADH, A फॉर एंटी, D फॉर ड्यूरेटिक, H फॉर हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या फिर वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन के रिलीज कर देगा, ठीक। आज तेरे को पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से के द्वारा नहीं बनता, कहाँ से बनता है, हाइपोथैलेमस से बनता है। कौन सा, ADH, वैसोप्रेसिन जो बनता है, ठीक है। तो ये बन गया, ये क्या काम करेगा कि H2O का रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देगा। भाई रीअब्जॉर्प्शन करो फटाफट, मेरे को बॉडी में से क्या हो गया, लॉस हो गया, बॉडी में से फ्लूइड बाहर निकल गया बहुत सारा। तो ये वाटर को क्या कर देगा, रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा फटाफट, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी का GFR बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा फिर, हमारा ब्लड प्रेशर, या फिर GFR हमारी बॉडी का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब बाई चांस ये ड्यूरेसिस, यानी ड्यूरेसिस समय क्या करता है, बॉडी से हमारी बचाता है, यानी हमारी बॉडी से वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो, उससे क्या करता है, हमारे ADH बचाता है कि ड्यूरेसिस ना हो, यानी बॉडी से ब्लड का, यानी बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, किसका, ब्लड का नहीं, H2O का, जल का लॉस ज़्यादा ना हो। अगर ये ना हो तो क्या होगा, बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, भाई वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी में। तो उस कंडीशन को बोल देते हैं हम क्या, डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज़ है एक तरीके से, ठीक। अब जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस था, ठीक है। जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो होता है ना, बहुत सारे मल्टीपल हार्मोन के ऊपर काम करता है।
अब कैसा करता है ये देख लो अब, है ना। तो ये ऑपरेट करता है काम, मतलब ऑपरेट करेगा एक से अधिक हार्मोन को। तो कैसा कोऑपरेट करता है वो देख लो। हमारी जो किडनी होती है ना, लीवर सा, देख एक यहाँ पे पढ़ेंगे रास, आर फॉर रेनिन, ए फॉर एंजियोटेंसिन, ए फॉर एल्डोस्ट्रोन और एस फॉर सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रोन सिस्टम, ठीक। इम्पोर्टेंट है सब के सब, इसके अंदर काम आएंगे। देख रेनिन कहाँ से आएगा वो सब कुछ, ये नाम से ही इनका काम है पूरा। लीवर से क्या बनता है, लीवर में से आता है भाई एंजियोटेंसिनोजन, समझ गए। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है ना, कौन, रेनिन। क्यों, किडनी ना, किडनी के अंदर क्या रहती है, जीजे सेल, किडनी के अंदर वही एफरेंट और डीसीटी, ठीक। उसमें से किडनी से क्या निकलता है, ये जीजे सेल के अंदर होती है, इसके अंदर, उससे क्या निकलता है, रेनिन। रेनिन क्यों निकलता है, मैंने बताया था कि अगर जीएफआर कम हो जाए, यानी हमारा बीपी कम हो जाए, या फिर मैक्युलर डेंसा, सोडियम को कम निकाल लियो। पीछे बताया ना अभी कि मैक्युलर डेंसा क्या होती है ना, मैक्युलर डेंसा क्या करती है, सोडियम को बैलेंस को बना के रखती है वो पूरा अच्छे से। तो वो अगर कम हो जाए, नहीं बीपी हमारा कम हो जाए, तो क्या जीएफआर भाई कम हो गया, तो क्या है, किडनी से क्या रिलीज होगी, एक्टिव हो जाएगी ये सेल, जीजे सेल, कि लॉस हो गया भाई, जल्दी रिलीज करो। तो जो रेनिन होगा ना, क्या रेनिन, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदल देगा, 1 नंबर वो भी, ठीक। अब एंजियोटेंसिन 1 को किस में बदलेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अभी क्या होगा, ACE, एंजियोटेंसिन कोलिस्ट्रेज, एंजियोटेंसिन कोलिस्ट्रेज एंजाइम होता है ना। इस एंजाइम्स, ये एंजाइम्स कहाँ आता है भाई, ये आता है लंग्स तक। देख रेनिन, लीवर से क्या आया, एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन कहाँ से आया, किडनी से, और लंग्स से क्या आया, एंजाइम, यानी ACE, एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या मतलब, एंजियोटेंसिन सेकंड में। क्वेश्चन ये आता है कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ना, ये पावरफुल वो वैसो कॉन्स्ट्रक्टर होता है। वैसो कॉन्स्ट्रक्टर मतलब है कि ये ना, जो हमारी जो मान ली आर्टरी है, फिर वह ना उसको ऐसा कर देगा, बहुत तेज ऐसा दबाएगा, दबा का ना वैसा कॉन्स्ट्रक्टर कर देगा ऐसा, कि ब्लड एकदम आगे जाए बहुत तेज, है ना। तो ये पावरफुल वोसो कॉन्स्ट्रक्टर होता है, जिससे क्या आता है, जीएफआर बढ़ जाता है, ठीक है। जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ना, पहले क्या थी यहाँ पे, रेनिन, एंजियोटेंसिन बनेगी, एल्डोस्ट्रोन अब आने वाला। देख जो एंजियोटेंसिन सेकंड होती है ना, वो क्या काम करती है, ये हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करती है। किस पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या निकालता है, एल्डोस्ट्रोन। जो एल्डोस्ट्रोन क्या करता है, अगर बढ़ेगा तो हमारा डीसीटी पर काम करेगा, जाएगा किस पर, डीसीटी पर जब काम करेगा तो वहाँ से क्या रिलीज, मतलब कि एब्जॉर्प्शन करता है, रीअब्जॉर्प्शन कर देगा वाटर का और सोडियम आयन का। सोडियम आयन और वाटर क्या, अगर हमारे डीसीटी तो हमारे कोर्टेक्स के अंदर आने शुरू हो जाएंगे फटाफट, ठीक है। और ये हमारी किडनी पे भी काम कर देता है ना, किस पर काम करता है, किडनी पर। और किस पर करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, ठीक। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ थी, किडनी के ऊपर, ठीक। तो किडनी के ऊपर भी काम करता है, किडनी के किस पर, इफरेंट आर्टियोल पर, जिससे कि सोडियम और पोटेशियम का आदान प्रदान जल्दी जल्दी बढ़ जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। दोबारा फिर बता देता हूँ एक बार, रास क्या करता है, रास का नाम ये है, लीवर से ये निकलता है एंजियोटेंसिनोजन, फिर एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है रेनिन, रेनिन से ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलता है कौन, ACE, यानी लंग्स से निकलता है ACE, एंजाइम से एक एंजियोटेंसिन कोलिस्ट्रेज एंजाइम, पावरफुल होता है ये। एंजियोटेंसिन सेकंड पावरफुल होता है, जो जीएफआर को बढ़ा देता है। ये काम करता है 2 पर, एडिनल कोर्टेक्स पर भी काम करता है और किडनी पर भी। किडनी में से क्या करता है, इफरेंट आर्टियोल पर काम करता है, सोडियम को और पोटेशियम के आदान प्रदान बढ़ा देता है। सोडियम और आ, सोडियम और हाइड्रोजन के, है ना। एल्डोस्टेरोन बढ़ता है तो डीसीटी पर काम करता है, वेस्टोर स्टो मतलब कि जो एस्टोर व सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है, ठीक है। अब जो एंजियोटेंसिन है सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, ये होती है ना आर्टरी, मान लो इसको, इसके डायमीटर को कम कर देता है ना, छोटा कर देता है, ठीक है। तो ये वो सा कॉन्स्ट्रक्टर होता है, ये बीपी को बढ़ाता है, जीएफआर को बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम इसके अपोजिट ने एक यूज करते हैं क्या,
ANF यानी ANF होता है यहाँ पे। अब ANF का यूज करते हैं, इसका अपोजिट काम होता है इसके, ये होता है वैसोडायलेटर। ANF कहाँ रिलीज होता है? हमारे एट्रियम में, हार्ट के कहाँ से? एट्रियम में। तो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर इसको बोल देते हैं ना। तो ये वैसोडायलेशन का काम करते हैं, यानी डायलेट कर देगा, बढ़ा दे, आयतन को बढ़ा देगा, उसके डायमीटर को बढ़ा देगा, ठीक है। तो BP कम हो जाता है, GFR कम हो जाता है। इसका उपयोग रास के तंत्र को चेक करने के लिए भी करते हैं इसका उपयोग, ठीक है। वैसोडायलेटर होता है कौन? ANF। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ईजी बनेंगे। फिर होता है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है ना, देख इसकी डेफिनेशन होगी मिक्चुरेशन की, बॉडी से यूरिन को बाहर निकालना। निकाल दो भाई। अब बॉडी से यूरिन बाहर कैसे निकलेगा? ये होता है हमारा गोल ब्लैडर, ये होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देख, जो पहला गोल ब्लैडर है, पहला गोल ब्लैडर को समझ लेते हैं क्या। हाँ, इसके इसमें ना जो ये लेयर है इसको बोलते हैं डिटर्सर। डिटर्सर मांसपेशी होती है, इसको डिटर्सर बोल देते हैं इस वाली मांसपेशी को, ठीक है। इन डिटर्सर मांसपेशियों के अंदर क्या होता है? मसल्स के अंदर खिंचाव रिसेप्टर होता है, खिंचाव रिसेप्टर। जब हमारा ये यूरिन ब्लैडर, जो यूरिन ब्लैडर होता है, इसके अंदर जब बहुत सारा मतलब कि यूरिन इकट्ठा हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा? प्रेशर डाल लगा इन पर, किस पर? खिंचाव रिसेप्टर पर क्या करेगा? बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल लगा। यहाँ से इस रिसेप्टर से एकदम गति जाएगी किसके पास? ये ग्रहणीशील होती है, ये किसके पास जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से क्या आएगा? एक सिग्नल आएगा इधर से, ये आ रहा देख, ये मोटर होगी, मोटर सेल होगी। तो ये किस पर जाएगा? पहला पहला तो काम करेगा इस वाले पर, खिंचाव, यानी जो हमारी ये डिटर्सर मांसपेशी, इस पर काम करेगा जाके। और आंतरिक इंस्फिंक्टर, आंतरिक इंस्फिंक्टर पर जाकर काम करेगा ये दोनों पर, ठीक है। कि भाई तुम खुलो, क्योंकि जब इस पर प्रेशर डाल लगा तो ये क्या करेगा? ये प्रेशर इस पर डालने के बाद क्या हो रहा है? इस पर इंस्फिंक्टर पर, जो इंटरनल इंस्फिंक्टर होगा ना, इस पर ये खुलने की कोशिश करेगा, खुल जाएगा वो, ठीक है। अब फिर सिग्नल क्या होगा? जब यहाँ पे ये खुलने लगेगा, तो ये भाई जब ये खुलने लगेगा यहाँ से, तो क्या होगा? ये हमारा जब यहाँ से खुलने लगा तो क्या हुआ? ये आगे जाएगा, तो बाहर की तरफ क्या होता है? ये बाहर की साइड में निकले बाह्य स्फिंक्टर। तो क्या हुआ यहाँ पे? बाह्य स्फिंक्टर। तो बाह्य स्फिंक्टर क्या होते हैं ना, ये बाह्य स्फिंक्टर पर काम करता है कौन? दैहिक मोटर फाइबर, पुडेंडल तंत्रिका तंत्र, पुडेंडल होती है यहाँ पे, याद रखना है, इसको रख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। बस बाह्य स्फिंक्टर पर काम होगा, पुडेंडल वाली ये दैहिक मोटर फाइबर काम करेंगे, फिर इससे मूत्र क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मूत्र मार्ग से होने वाली प्रक्रिया को ही मिक्चुरेशन कहते हैं। मूत्र बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। अभी जो यहाँ पे ना जो ग्रहणी और मोटर, ग्रहणीशील और फिर मोटर वाले होते हैं ना, इनको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ठीक। अब इतना जो प्रोसीजर हो रहा है, जो इसके गोल ब्लैडर के द्वारा हो रहा, उसको बोलते हैं क्या? मिक्चुरेशन, ठीक। अभी जो सिग्नल कहाँ जा रहे थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुँच रहे थे, उसको बोलते हैं न्यूरॉन प्रक्रिया के द्वारा होने वाले इस प्रक्रिया को बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है ना। याद क्या रखना? खिंचाव के पास सिग्नल पहुंचा, इसका आयतन बढ़ा, खिंचाव से रिसेप्टर के पास क्या पहुंचा? सिग्नल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस मोटरसाइकिल लेकर आएगी, इसको रिलैक्स करेगा, इसको कॉन्स्ट्रक्टर कर देगा, खुल जा भाई, ब्लड आएगा बाहर, पुडेंडल से एक सिग्नल और आएगा, भाई तू भी खुल जा, ये खुल जाएगा, मूत्र आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब जो हमारा जो मूत्र होता है ना, यानी यूरिन होता है, 1 से 1.5 लीटर हम प्रतिदिन बाहर निकाल देते हैं। pH 6 होता है इसका। यूरिया बॉडी से कितना बाहर निकलता है पर डे? 25 से 30 ग्राम पर डे, इतना हम ग्राम बाहर निकाल देते हैं यूरिया को बॉडी से। अब कुछ डिसऑर्डर है एक तरीके से ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस। ध्यान रखना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है अगर हमारे यूरिन के अंदर, हमारे यूरिन में क्या आ रही है? ग्लूकोज आ रही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर हमारे यूरिन में क्या आ रही है? ग्लूकोज, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अगर हमारे यूरिन के अंदर क्या आती है? कीटोन बॉडी, उसको बोलते हैं हम क्या? कीटो यूरिया। अगर ये दोनों चीज़ हमारे यूरिन के अंदर दिख रही है, यानी ग्लूकोज भी दिख रहा है और कीटोन भी दिख रहा,
उस कंडीशन में उस डिजीज़ को बोल देते हैं हम क्या, डायबिटीज मिलाइटस। समझ में आया? डायबिटीज मिलाइटस क्या होती है, ग्लूकोज और कीटोन बॉडी का यूरिन के अंदर आना, ये क्या कहलाता है, डायबिटीज मिलाइटस। अगर हमारे यूरिन बहुत ज़्यादा निकल रहा बॉडी से, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये होता है ADH की कमी से। ये होता है क्या, ये होता है हार्मोन की कमी से। ये हार्मोन की कमी से नहीं है, ये क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक तरीके से, कि हमारे शरीर से ग्लूकोज बाहर जा रहा है और कीटोन बॉडी बाहर जा रही है। ठीक है, अब हमारे शरीर से ना लीवर हो गया, लंग्स हो गया, स्किन वगैरह भी हमारे शरीर से कुछ सिक्रेशन बाहर निकाल देती है ना। तो किस तरीके से सिक्रेशन बाहर निकलता है, हम पहला बात कर रहे हैं किसकी, लंग्स की। लंग्स से हमारे जो CO2 होती है ना हमारे लंग्स से, कितनी बाहर निकलती है, कम से कम 200 ml पर मिनट। और H2 हमारे शरीर से क्या निकलता है, बाहर निकाल दिया भाई, है ना। लीवर से क्या क्या निकलता है बाहर, अधिकतर पाचन अपशिष्ट के रूप में निकलते हैं बाहर, है ना। जो हमारे होते हैं ना, अधिकतर पाचन अपशिष्ट के साथ बाहर निकलते हैं ना, पाचन अपशिष्ट के बाहर, जैसे कि बाइलरुबिन, बाइलवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स, ड्रग्स, ये कहाँ निकलते हैं, जो अधिकतर हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, पाचन पदार्थ होते हैं, उनसे बाहर निकल लेते हैं। ठीक है, अब स्किन के द्वारा क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, पसीना ग्रंथि बोल देते हैं। पसीने से भी निकलता है, खरा खरा लगता है जिस टाइम, कभी कभी होता है ना खरा खरा सा लग जाता है, तो यह शरीर को ठंडा महसूस कराती है ना। इसमें जल भी होता है, वाटर होता है, HCl होता है, कम मात्रा में यूरिया होता है, और लैक्टिक एसिड होता है ना। जब सीबीएसएस ग्लैंड भी होती है, ऑयली होती है, चेहरा भी निकलती है, ऑयली ऑयली सा होता है ना, तो उसको वसामय ग्रंथि बोल देते हैं इसको। ये शरीर को क्या बोलते हैं, ऑयली ऑयली सा बनाती है ना। स्टेरोल, स्टेरोल एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल होता है, और हाइड्रोकार्बन्स और वैक्स वगैरह ना। एक होती है हमारे लास्ट की लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी के अंदर, स्लाइवा, लार, क्या बोलते हैं इसको, लार बोल देते हैं, तार लिख रखा है, लार। एक कम मात्रा में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होते हैं इसके अंदर। अब किडनी से होने वाली डिजीज़ देख लेते हैं ना। यूरेमिया पहली डिजीज़ है यहाँ से, यूरेमिया। यूरेमिया क्या होती है, ब्लड के अंदर। तो यूरेमिया क्या होती है, ब्लड के अंदर जब यूरिया मिलने लगा, इकट्ठा हो जाए बहुत सारा, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, यूरेमिया। ये किडनी को फेल भी कर सकता है, ठीक है, किडनी फेल होगी भाई। ये होता है रेनल कैलिकुली, रेनल कैलिकुली। जब है हमारी किडनी होती है बीन शेप की, किडनी के अंदर पत्थर मिल जा, ऑक्सलेट मिल जा, या फिर एघुलनशील क्रिस्टल मिल जा। एघुलनशील क्रिस्टल किसके होते हैं, ये एघुलनशील क्रिस्टल होते हैं हमारे, जो हमारा ये होता है ना, एघुलनशील क्रिस्टल किसके होते हैं, ऑक्सलेट के होते हैं, ऑक्सलेट आयन के होते हैं। ठीक है, तो अब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस में अगर सूजन आ जाए तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होते हैं ना, तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोल देते हैं उसको। ठीक है, अब एक होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, हमारा ये हाथ है, इसमें होती है आर्टरी, आर्टरी से ब्लड निकल रहा, ठीक। इसको ना आर्टरियल, यहाँ पे प्रेशर भी होता है, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वह ना, तेरे को जानने की जरूरत नहीं है अभी। आर्टरी से ब्लड निकाला, उसके अंदर हिपेरिन डाल दिया, हिपेरिन क्या काम करेगा, उसको ब्लड को क्लॉट नहीं होने देने का। फिर यहाँ पे होता है डायलाइजर, डायलाइजर यूनिट बोल देते हैं। उस डायलाइजर के अंदर रहता है सेलोफेन ट्यूब्स, क्या होती है इसके अंदर, सेलोफेन ट्यूब्स। उस सेलोफेन ट्यूब्स के अंदर इसमें क्या नहीं होता, केवल केवल एक चीज़ होती है, और सब चीज़ होती है। ये फ्री डायलाइजर सॉल्यूशन है, फ्रेश बिल्कुल, उसके अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं, ठीक। इसको बाहर निकाल दिया, जो डायलाइजर यूज सॉल्यूशन यूज किया उसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ सब ब्लड तुरंत फिर कहाँ भेज दिया, हमारे बॉडी के अंदर, वेन के अंदर, वो भी किसके अंदर, वेन में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या होता है, एंटी हेपेरिन डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि ब्लड अब क्लॉट होना चाहिए, अंदर भेज दो उसको बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये होता है हीमोडायलाइजर, ठीक। एक होता है क्या यहाँ पे, किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, जब किडनी फेल हो गई थी तो किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसके लिए यूज करते हैं क्या, साइक्लोस्पोरिन A और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल
क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।